Good morning and Jai Hind students. Today we will study third property in colligative section. Colligative property के बारे में आपको बताया गया था कि colligative property is that property which depends upon the number of particles present in a solution. The property of the particles should be non-volatile. उसमें हमने रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, डिप्रेशन इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा, और आज का टॉपिक है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। यहाँ एक छोटी, जैसा कि मैं आपसे कहता रहा हूँ कि एजुकेशन इज नॉट एन इवेंट बट इट इज ए प्रोसेस। ये प्रोसेस है, कोई इवेंट नहीं है। क्लास 9th में हम इसकी प्रीरिक्विजिट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में जो बात आपने पढ़ी होगी कि सॉलिड टू लिक्विड, और सॉलिड जब लिक्विड में चेंज करता है तो इस प्रोसेस का नाम आप जानते हैं कि ये मेल्टिंग का, और लिक्विड जिस पॉइंट पर सॉलिड में बदलता है उसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग। इस तरह से क्लास 9 में हमने दो पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, दो प्रकार के टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। एक टेम्परेचर था मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था वहां फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये दो टर्म हमने क्लास 9 में पढ़ा था। यहां ये समझना है कि मेल्टिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है। मेल्टिंग टेम्परेचर वाटर के केस में आपको बताया गया होगा कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो अभी क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सेम होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आ सकता। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर मेल्ट भी करता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस मेल्ट करता है और वाटर फ्रीज करता है। दोनों घटनाएं इसी टेम्परेचर पर चलती हैं। इसलिए चूंकि ये दो घटनाएं इसमें चलती हैं, इसलिए ये जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। इसलिए इन दोनों को मिला करके एक नया टर्म 9th में आपको दिया गया होगा, जिस टर्म को हम लोग कहते हैं फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन का मतलब आप जानते हैं मिलना। दो अगर मिलके एक बनते हैं तो उसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन आपने पढ़ा हो। तो फ्यूजन क्यों कहा गया, क्योंकि मेल्टिंग के साथ साथ फ्रीजिंग भी चलती। अब जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा क्लास 11th में, थोड़ा बैक होते हैं और क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं। तो क्लास 11th में आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th का आखिरी टॉपिक है, बुक नंबर 1 का आखिरी चैप्टर, और ये काफी ही महत्वपूर्ण चैप्टर। अब वहां से हम आइडिया निकालते हैं इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में मिलता है। इक्विलिब्रियम तभी मिलेगा जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती है। रिएक्शन अगर कंप्लीट हो जाती है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं नहीं मिल सकता। तो रिएक्शन जब कंप्लीट नहीं होता है तभी हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, और जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है तो उस रिएक्शन को क्या हम लोग कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन का डेफिनेशन आपने जाना होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन is that reaction which moves forward as well as in backward direction। जो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है, इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जिस कंडीशन में
कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का बराबर हो जाता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लें यहाँ आइस का और कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर वाटर का लेते हैं, तो जहां इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है, मात्रा बराबर हो जाती है, क्वांटिटी बराबर हो जाता है, जब क्वांटिटी दोनों की बराबर हो जाती है तो इस पॉइंट पर क्या मिलता है हमको, इस विशेष पॉइंट को रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में यह विशेष पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, यह विशेष पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टैटिक पॉइंट नहीं है, ये आपने पढ़ा है। जैसे आप देखते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नॉट स्टैटिक पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट is not a static point, is not a static point, static point। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टैटिक पॉइंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है बराबर हो गए तो अब रिएक्शन रुक गया, ये रुकता नहीं। तो होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये घटना घटती है जिस दर से आइस मेल्ट करेगा उसी रेट पर पानी क्या करेगा, फ्रीज करता है। तो इस पॉइंट को हम लोग RF इक्वल टू RB। तो ये जो इक्विलिब्रियम हमको मिलता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में जो भी इक्विलिब्रियम मिलता है उसकी खास प्रॉपर्टी क्या है, द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज डायनेमिक पॉइंट। डायनेमिक पॉइंट, ये डायनेमिक पॉइंट है, रिएक्शन रुकती नहीं है, स्पीड बराबर हो जाता है, दोनों का स्पीड बराबर होता है। और ये पॉइंट मिलेगा कहां, जहां क्वांटिटी दोनों पदार्थों की बराबर हो जाएगी, उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हमको मिल जाता है। अब इस दोनों फिनोमेना में हम देख रहे हैं कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही चलता है आइस के केस में, क्योंकि दोनों पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को ही इंडिकेट कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट 0 है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, तो इसलिए इसे हम लोग फ्यूजन टेम्परेचर कहते हैं। अब आगे चल करके हम लोग फिनोमेना को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या फिनोमेना भी एक ही जैसा है या दोनों में अंतर है। अब यहां फिनोमेना को जरा देखें तो फिनोमेना में मेल्टिंग किस तरह की फिनोमेना है। अगर हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन के माध्यम से बात को करें, थर्मिक क्वांटिटी के चेंज के आधार पर बात करें, तो मेल्टिंग कैसी फिनोमेना है, मेल्टिंग एंडोथर्मिक फिनोमेना है। एंडोथर्मिक फिनोमेना, एंडोथर्मिक फिनोमेना का मतलब कि आइस को मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए और वो हीट एटमॉस्फेयर से ही लिया जाता है सामान्य तौर पर। इसलिए जब बर्फ पिघलते हैं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तो हमारे यहाँ ठंडा बहुत ज्यादा होता है। क्यों ठंडा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा हीट जो है बर्फ के पिघलने में सोख लिया जाता है, इसलिए क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है। लेकिन बर्फ जब जमता है, फ्रीजिंग कैसी फिनोमेना है, फ्रीजिंग के बारे में आप जानिए कि फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। इसमें हीट बाहर निकलता है, तो हीट जो बाहर निकलता है इसमें हीट भीतर जाता है, इसमें बाहर निकलता है। तो जब भी आइस गिरता है कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ फेस्टिवल स्टार्ट होता है, स्नो फेस्टिवल होता है। लड़के बाहर निकल के स्केटिंग करते हैं, सभी लोग बाहर निकल के घूमते हैं। क्यों, जबकि बर्फ काफी गिर रही, इसलिए कि फ्रीजिंग के माध्यम से हीट जो है बढ़ जाता है और उस हीट के बढ़ने से हमें आराम मिलता है, लोग बाहर निकलते हैं। तो ये दोनों फिनोमेना के बीच का ये अंतर है। तीसरी बात जो आपको समझनी है, जो साइंस का एक फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है कि नो लिक्विड कैन स्टैंड विदाउट इट्स वेपर। नो लिक्विड कैन स्टैंड विदाउट इट्स वेपर, विदाउट इट्स वेपर। दुनिया में कोई भी लिक्विड ऐसा नहीं है जो बिना वेपर के स्टैंड कर जाए, ये संभव नहीं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर हमने क्या देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो मेल्टिंग पॉइंट भी है, फ्रीजिंग पॉइंट भी यही है। तो यहां हमको क्या मिलती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
सॉलिड भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है, और इसी जगह पर हमको पदार्थ का एक और अवस्था जो है गैसेस फॉर्म भी मिलता है। इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के केस में क्या कहलाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड को वाटर के केस में हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसमें आइस भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, वेपर भी मिलेगा। पदार्थ की तीन ही अवस्थाएं सामान्य रूप से हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल जाते हैं। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर के केस में दूसरा क्या नाम लेता है? दूसरा नाम इसका बनता है ट्रिपल पॉइंट। अब इतना समझने के बाद हम लोग पहुंचते हैं क्लास 11 पर फिर, और क्लास 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम जहां हमने पढ़ा है उस जगह पर एक सिद्धांत भी हमने पढ़ा, एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा, और इस प्रिंसिपल का नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये आपने पढ़ा। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये क्या है? ये कौन सा सिद्धांत है? इसे आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन फ्रीजिंग को समझने के लिए इन तमाम बातों को समझना होगा, तभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपके पल्ले पड़ेगा, अन्यथा वो पल्ले नहीं पड़ सकता। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ अ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज has come to its equilibrium point, then if we change any factor that has influence on the rate of the reaction, then equilibrium point will move in such a way so as to nullify the change in factor. अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ चुकी है और हम उसके रेट को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक में यदि परिवर्तन करते हैं, तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में मूव करेगा जहां से किया हुआ परिवर्तन निरस्त हो जाए, खत्म हो जाए। यह कॉन्सेप्ट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का इस जगह पर। अब आप एक छोटे एग्जांपल को देखिए। हैबर प्रोसेस में अमोनिया का प्रोडक्शन जो होता है Na2 + 3S2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, ट्वाइस NH3 ये बनता है, ये आप देखो। तो N2 3S2 + ट्वाइस NH3 ये केस आपको दिख रहा है। यहां क्या होगा कि वॉल्यूम को अगर आप कैलकुलेट करते हो, यहां वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल एंड 3 मोल, 4 मोल वॉल्यूम इस जगह पर है, और यहां कितना मोल वॉल्यूम है? 2 मोल वॉल्यूम है। तो जो वॉल्यूम 4 मोल का है, कितना हो जाएगा ये वॉल्यूम? 4 × 22.4, यहां क्या आ रहा? 2 × 22.4। इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। तो वॉल्यूम के घटने की वजह से जब हम प्रेशर इस पर बिल्डअप करते हैं, अगर इस पर प्रेशर लगाया जाता है, प्रेशर इज अप्लाइड ओवर इट, अगर आप प्रेशर इस पर लगाते हो तो रिएक्शन क्या हो? रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जहां प्रेशर समाप्त हो जाए। तो वॉल्यूम यहां घट रहा है, अर्थात प्रेशर इस दिशा में समाप्त होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? RF फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है, RF इंक्रीज कर जाता है और एमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। अब फ्रीजिंग के फिनोमेना पर इसी बात को समझने की जरूरत है। ये सिद्धांत हम फ्रीजिंग के केस में समझने की कोशिश करेंगे कि सिद्धांत क्या कह रहा है। अब इस सिद्धांत के दायरे में अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें तो क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझना है। मेल्टिंग ऑफ आइस को आप जानते हैं, आइस की वॉल्यूम क्या होती है? ज्यादा होती है, तो ये मोर वॉल्यूम है इसका। मोर वॉल्यूम क्यों है? केमिस्ट्री में क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा चैप्टर वाटर, जहां इसके वॉल्यूम के बढ़ने का रीजन दिया गया है। क्या रीजन है इसका? ओपन केज स्ट्रक्चर, ओपन केज स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ओपन केज होता है, इसलिए आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है। लेकिन जब ये मेल्ट करता है तो यहां क्या मिलेगा आपको? इस जगह पर वाटर जब मिलता है तो इसकी वॉल्यूम लेस आती है,
लेस वॉल्यूम होता है। तो कहा जाए कि प्रेशर घट जाता है आगे जाने से। इसलिए अगर मेल्टिंग को ध्यान में रखा जाए तो प्रेशर अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रेशर के बढ़ाने से मेल्टिंग क्या होगी, स्पीडी हो जाएगी, काफी तेज चलेगी, स्पीडी मेल्टिंग होने लगती है। प्रेशर कम कर देंगे, मेल्टिंग स्लो हो जाएगी। इसी बात को ध्यान, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को पढ़ने का प्रयास करें कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैसे होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें कैसे काम करती है। देखिए, सबसे पहली बात कि फ्रीजिंग कब होगी, तब जबकि आइस के ऊपर उतना ही प्रेशर आए जितना लिक्विड के ऊपर में प्रेशर है। आइस और लिक्विड का प्रेशर बराबर होना चाहिए, तब ये घटना शुरू होती है। अब इसलिए हमको मालूम है कि वॉल्यूम, अगर हम लोग यहाँ एक वेपर प्रेशर की लाइन लेते हैं, ये वेपर प्रेशर, ये हमारा टेम्परेचर है केल्विन स्केल, तो आप जानते हैं कि सॉलिड का वेपर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या ज्यादा होता है। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है जब हम क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं। तो कूल करने के बाद माना जाए इस पॉइंट पर ये मेल्ट कर जाता है। कभी भी ग्राफ, बेसिकली जब ग्राफ टूटता है तो केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है, कभी भी ग्राफ अगर अपनी लाइन छोड़ती है, कर्विंग लेती है, एब्रप्ट कर्विंग होती है, एब्रप्ट चेंजेस आता है। तो ग्राफ में एब्रप्ट चेंज आने का एक ही मतलब होता है। एब्रप्ट चेंज आने का मतलब यह है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ये केमिस्ट्री का ग्राफ है। केमिस्ट्री के ग्राफ में अगर लाइन एब्रप्टली चेंज कर जाती है तो इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया, कुछ ना कुछ हुआ इसमें। तो यहां जो पॉइंट आपको दिख रहा है चेंज इन स्टेट का पॉइंट, जो आप पकड़ रहे हो, यहां क्या हो गया, इस पॉइंट पर फ्रीजिंग स्टार्ट हो चुका है। यहां फ्रीजिंग की घटना स्टार्ट हो गई। फ्रीजिंग की घटना यहां हो रही है। ये क्या है, आपका प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट में प्रेशर क्या है, P0 ज्यादा होता है किससे, PS की तुलना में। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये PS की तुलना में इसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग सॉल्यूशन को उठाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होने की वजह से ये आगे बढ़ता है, और ये अपना पॉइंट जो है यहाँ आगे चल करके, ये थोड़ी सी वेटिंग मैंने सही नहीं की है, इस तरीके से ये सॉरी यहाँ से इसकी मेल्टिंग ऐसे चली, इस मेल्टिंग लाइन को वो इस पॉइंट पर काटता है, और यहाँ आकर के सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होता है और फ्रीजिंग की घटना स्टार्ट होने लगती है। तो यहाँ जो डिप्रेशन मिल रहा है वो लो टेम्परेचर का डिप्रेशन है। मान लिया इसको हमने T1 किया और ये हमारा T2 हो गया, तो डेल्टा T की वैल्यू क्या निकलेगी, चेंजिंग फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन के रूप में आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है हमको, यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा T इज इक्वल टू क्या होगा, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। यहां जान लेना है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T2 प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन, तो ये घट जाता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट जब घट जाता है तो यहां जाकर के अब रॉल्स अपना लॉ देता है। रॉल्स अपना लॉ क्या देता है, जो पीछे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के केस में रॉल्स को पढ़े हैं, ठीक वही स्टेटमेंट रॉल्स इस जगह भी देगा। रॉल्स कहता है, रॉल्स लॉ, रॉल्स कहता है, रॉल्स लॉ क्या है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन in freezing point is directly proportional to the molality of the solution, इस टर्म को जरा ध्यान दीजिएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कहता है, ये नहीं कहता कि डायरेक्ट इज इक्वल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इक्वल टू की बात नहीं करता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करता है। और रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। मोलालिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो इसका अंजाम ये होगा
कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बढ़ेगा और मोलालिटी घटाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन घटेगा। अब इस कंडीशन में डायरेक्ट रिलेशन दिया गया तो हम लोग डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एम कर जो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये फंक्शन नहीं है, इसे मैथमेटिक्स में हम लोग मैथमेटिक्स में इसको रिलेशन कहते हैं और सिर्फ इस रिलेशन पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो सकता, हमें फंक्शन चाहिए। जितने भी फॉर्मूला होते हैं फिजिक्स में केमिस्ट्री में सब फंक्शन है। तो अब हम लोग फंक्शन इसका निकालेंगे तो डेल्टा टी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, अब के एफ क्या है? के एफ जो है अगर कहा जाए साइंस की शुद्ध भाषा में तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने क्यों लिया? इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? तो द वैल्यू ऑफ के एफ, द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब इसके फिजिकल सेंस को समझने की जरूरत है। इस फार्मूला का फिजिकल सेंस क्या है? अगर आप लिक्विड चेंज नहीं करते हो, एक ही लिक्विड पर अपने प्रैक्टिकल को बढ़ाया जा रहा हो, तो ये केएफ की वैल्यू क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट होगी। तो अगर सिंगल लिक्विड आप यूज करते हो तो इफ एक्सपेरिमेंट इज कैरिड ऑन ए सिंगल लिक्विड then kf will be constant, ये कांस्टेंट होगा। अगर आपने लिक्विड बदल दिया तो क्या kf की वैल्यू बदल जाएगी। यहां द वैल्यू ऑफ kf will be new if new solvent is taken, solvent is taken। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यहां मतलब है कि केएफ की वैल्यू कहां डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है। अब हम लोग इस केएफ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो केएफ को डिफाइन करने के लिए जो नॉर्मल मेथड है साइंस का वो ये है कि केएफ का एक्सप्रेशन निकालते हैं और केएफ का एक्सप्रेशन निकाल करके ही उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो मूल इक्वेशन हमारे पास पहुंचा है वो मूल इक्वेशन क्या है कि डेल्टा टी इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब के एफ का एक्सप्रेशन आप निकालते हैं तो के एफ इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एम। अब हम डिफाइन करना चाहते हैं के एफ को, तो इसमें यूनिट किसी न किसी को लेना होगा। हम यूनिट मोलालिटी को लेते हैं। तो इफ m molality is equal to 1 then kf will be what? kf will be delta t। ठीक है, तो kf क्या होगा? डेल्टा t हो जाएगा। अर्थात कि 1 मोलर सॉल्यूशन में का जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वही kf की वैल्यू होती है। 1 मोलर सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वही केएफ की वैल्यू होती है। अब यूनिट हमको निकालना है। यूनिट हम लोग क्या कहते हैं कि रटने की कोशिश करते हैं और हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें रट के नहीं डाली जा सकती, इसकी मेमोरी बहुत बड़ी नहीं होती, समझ के चीजों को छोड़ देते हैं। अब केएफ में आप यहाँ निकाले एक्सप्रेशन क्या है? डेल्टा टी, और यहाँ आपको एम आ रहा है। तो डेल्टा टी को आप क्या जानते हैं? केल्विन हो गया। एम नीचे है, नीचे हम डालते हैं तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल, या हम नंबर नहीं लिखते हैं, यूनिट पर चर्चा कर रहे हैं। तो यूनिट पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ सिंपल यूनिट ही लिखते हैं, केल्विन पर मोल पर केजी, केल्विन पर मोल पर केजी, ये आपका यूनिट है। अब इस यूनिट को रटने की आवश्यकता नहीं, अगर आप रटने का प्रयास करेंगे भूल जाएगा आपसे, तो रटने की जरूरत नहीं है। आप एक्सप्रेशन निकालिए और एग्जाम के दरमियान ही इसकी यूनिट वगैरह निकालिए। अब चूंकि डेफिनेशन में हमने m को 1 माना है, इसलिए kf का जो नाम पड़ेगा वो kf का नाम क्या है? मोलर एलिवेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट,
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। अब ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्यों कहलाया? क्योंकि ये 1 मोल पर काम कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। आगे जो कैलकुलेशंस हमने कल किया था उसी कैलकुलेशन को आगे हम लोग करेंगे जैसा पीछे कल किया गया। तो यहां लेट let's try to understand that we have already done, कल हमने किया उसी को फिर करते हैं। let W be mass of solid, ये सॉल्यूशन बनाने में अगर इस मास को लिया गया m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, फिर यहां कैपिटल W क्या है? कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, ग्राम्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, मोलालिटी का एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। तो m इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट m डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डिवाइडेड बाय 1000। तो ये बड़ा ही सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप जानते हैं। m इज इक्वल टू क्या? W by small m into capital W into 1000। अब जो इक्वेशन हमारा है डिप्रेशन के इक्वेशन में डालते हैं, तो डेल्टा T इक्वल टू KF और वहां से उठाते हैं W डिवाइडेड बाई M into कैपिटल W into 1000। ये मिला। अब ने बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में वो मोलर मास निकालने के लिए ही ज्यादातर किया जाता है। तो मोलर मास निकालने के अगर हम m यहां निकालते हैं तो m का एक्सप्रेशन निकालते हैं। m इक्वल टू क्या होगा? कि f into w into 1000, यह, और नीचे में कैपिटल W into डेल्टा T। अब इस कैलकुलेशन को करने के बाद किसी भी पदार्थ का मोलर मास निकाला जा सकता है, लेकिन किसी भी पदार्थ का मोलर मास नॉर्मली नहीं निकालते हैं हम लोग। यहां इस प्रॉपर्टी पर सेट करने वाले पदार्थ को लेते हैं एंटी फ्रीज सब्सटेंस को लेते हैं। तो एंटी फ्रीज सब्सटेंस, एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या है? अब जानते हैं कि नॉर्मली एंटी फ्रीज सब्सटेंस की जरूरत हमारे देश में नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर उतना नीचे नहीं आता कि पेट्रोल की फ्रीजिंग पॉइंट सफर करता है, ये पेट्रोल हमारा फ्रीज करता है, ऐसा टेम्परेचर भारत में नहीं मिलता। ये टेम्परेचर वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है जहाँ पेट्रोल के सॉल्ट होने के चांसेस बनते हैं। तो उस समय पेट्रोल में एंटी फ्रीज मटेरियल्स डाले जाते हैं। तो एक नॉर्मल एंटी फ्रीज मटेरियल का नाम आप याद रख लीजिए, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल ये एक नॉर्मल इथाइलिन ग्लाइकोल ये एक नॉर्मल आपका क्या है? एंटी फ्रीज है। किस तरह का है? ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? जिसमें 2 OH ग्रुप लगे होते हैं। यहाँ आप देखेंगे CH2OH और यहाँ CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। तो नॉर्मल अगर किसी एंटी फ्रीज का मोलर मास आपको निकालना है या और का भी निकल सकता है, लेकिन जो इस कॉन्सेप्ट का फर्दर एप्लीकेशन है वो ये है कि पेट्रोल जमे नहीं तो वहाँ हम एंटी फ्रीज लगाते हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल जो है पेट्रोल में मिक्स की जाती है वेस्टर्न कंट्रीज के पास। तो इस प्रकार से हमने आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन था। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पढ़ने के बाद से ये चैप्टर महत्वपूर्ण किस बात को लेकर के है, इस चैप्टर का थियोरेटिकल वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इस चैप्टर को थियोरेटिकली आप बहुत तैयार करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा जो मिलना है मिलेगा, लेकिन ज्यादा फायदा क्या है? यहाँ से सिर्फ केमिकल कैलकुलेशन पूछे जाते हैं, केमिकल कैलकुलेशन, इसलिए चैप्टर महत्वपूर्ण है। केमिकल कैलकुलेशंस इस चैप्टर से आता है और नॉर्मली ऑलमोस्ट एवरी ईयर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर को तो आप पाएंगे कि वन क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। और कितने नंबर में आएगा? ये 4 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स में आएगा, इससे कम का क्वेश्चन यहाँ नहीं बनता। तो चैप्टर का पूरा फोकस, पढ़ने का पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? केमिकल कैलकुलेशन करने पर होना चाहिए। अभी मैं थियोरेटिकल पोर्शन पर काम कर रहा हूँ, आगे चल करके केमिकल कैलकुलेशन पर काम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से केमिकल कैलकुलेशन ही महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते।
फिर हम अब लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। इसका आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है। ओके गाइस, थैंक यू, विल स्टडी अहेड।